फाइनली पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। बेहतर होता नहीं करते, क्योंकि जिस तरह की स्क्वाड है देख देख के अजीब सा लग रहा है। आउट ऑफ नो वेयर एक बंदा जिसने 1.5 साल से पाकिस्तान के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेला, वो प्लान्स का हिस्सा ही कभी नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन आईसीसी इवेंट आने से जस्ट पहले वो पाकिस्तान टीम में वापस आ गया। राणा साहब कम बैक कर रहे हैं। फहीम अशरफ पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा है, जिन्होंने अपना लास्ट ओडीआई आज से 1.5 साल पहले एशिया कप में सितंबर 2023 में अगेंस्ट इंडिया खेला था, जहां इंडिया ने जनाजा उतारा था पाकिस्तान की टीम का। 10 ओवर में आई थिंक वो 70-75 रन उन्होंने दिए थे। उसके बाद वो अब खेलेंगे। समझ में नहीं आ रहा फहीम अशरफ के पास कौन सी पर्ची है, बल्कि एक पर्ची है, मियां दे नारे। मुझे लग रहा है यही वो पर्ची है जिसको दिखाकर वो टीम में वापस आए, क्योंकि रीसेंट पास्ट के अंदर कोई उनकी एज सच परफॉर्मेंसेस नहीं है जिसकी बेसिस पे वो सिलेक्ट हो। आई एग्री कि उनके 200 के स्ट्राइक रेट है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, बट दो चीजें हैं। एक तो ये कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, नंबर 2 T20 फॉर्मेट है। मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिस स्टैंडर्ड की लीग है, क्या अब वो क्राइटेरिया होगा पाकिस्तान की ओडीआई सिलेक्शन का? मतलब इतना बिलो स्टैंडर्ड बना दिया है। एक प्लेयर समझ में आता है कि आपने बीपीएल की लीग से देख के उठा लिया परफॉर्मर, पर 3 प्लेयर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बीपीएल देखकर ही उन्होंने टीम सेलेक्ट की है। उस्मान खान, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ। तो फहीम अशरफ से बेटर ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास बहुत है। वसीम जूनियर मौजूद है। 2023 के वर्ल्ड कप में सारे पेसर्स एक तरफ, हमारा बेस्ट बॉलर था वसीम जूनियर। उसके बाद वो हिस्ट्री बन गया, उसको रॉबरी कह लें, कुछ भी कह लें, वो गायब हो गया। एक मन तक मुझे पीसीबी की समझ में नहीं आती कि आप पूरे साल प्लेयर्स को कैरी ही क्यों करते हो, जब आपने एट द एंड ऑफ द डे जाना ही वही ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स पर होता है, पुराने प्लेयर्स पर होता है। आमिर जमाल, इरफान न्याजी, ये पूरे टाइम अक्रॉस अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। ऑस्ट्रेलिया टूर पे हो, अफ्रीका टूर पे हो, जिम्बाब्वे टूर पे हो, बट जब चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम आया, चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन चल रही थी, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अफ्रीका को अफ्रीका में हराया, एंड देन सडनली आपको याद आया कि फहीम अशरफ को टीम में ले आते हैं। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? और फहीम अशरफ क्या वैल्यू ऐड करेंगे पाकिस्तान टीम में? 10 का बैटिंग एवरेज है, 46 का बॉलिंग एवरेज है, इसके साथ वो टीम में वापस आ रहा है। अभी तो वो स्क्वाड में आए, अगर वो प्लेइंग इलेवन में आते हैं तो फिर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ गई। अगर वो 5th बॉलर बन के आता है तो फिर वल्लाह आलम आपकी टीम के साथ क्या होगा। तो आपके पास 5th बॉलर नहीं होगा बिल्कुल ढंग का। फहीम अशरफ सीरियसली था, वसीम जूनियर बैठा हुआ है पीछे, आमिर जमाल है, इवन न्याजी था। वो एक स्टूपिड डिसीजन है ये। इसी तरह उस्मान खान। अच्छा, एक मन तक मुझे पीसीबी की ये भी समझ में नहीं आती कि जब हम कभी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान से बाहर खेलने जाते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो वहां पे एक विकेट कीपर लेके जाते हैं, कोई बैकअप ही नहीं होता। और जब हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो बैकअप विकेट कीपर भी रख लिया। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी रिजवान को होती है तो सेम डे रिप्लेसमेंट आपकी रेडी होगी, फौरन आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं और उस्मान खान को लेकर आ सकते हैं। बट यहाँ पे क्या जरूरत थी? और अगर कोई रखना भी था बैकअप विकेट कीपर तो हसीबुल्ला का है। हसीबुल्ला को क्यों नहीं कैरी कर रहा है? मतलब कमाल गेम करते हैं कि हसीबुल्ला जिस फॉर्मेट में खेल सकता है ओडीआई T20 में, वहां वो टीम से बाहर होता है, सेलेक्ट ही नहीं होता। और जिस फॉर्मेट में उसको खिलाना ही नहीं है, टेस्ट मैच, उस फॉर्मेट में उसको सेलेक्ट कर लेता है, खिलाते भी नहीं है, सिर्फ स्क्वाड में डालने के लिए। हसीबुल्ला को नहीं रखा, उस्मान खान को रख लिया, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के उस कैटेगरी में वो नहीं आते अनफॉर्चुनेटली। वो लीग क्रिकेट में बेताज बादशाह बन सकते हैं, और अभी भी वो बीपीएल में 100 मार के आए, तो उनको ओडीआई फॉर्मेट में सेलेक्ट करने की क्या वजह है? कोई इसका लॉजिक समझ में नहीं आती है। अननेसेसरीली आपने उसको टीम में रख लिया। उसकी जगह फुल टाइम बैटर रख लेते, कोई अब्दुल्ला शफीक टाइप, या कोई ओपनर रख लेते। पाकिस्तान का जो कंसर्न रहेगा वो एक ओपनर रहेगा। कोई ओपनर नहीं है पाकिस्तान के पास। सेलेक्टर असद शफीक साहब, कोई ओपनर नहीं है पाकिस्तान के पास। सेलेक्टर असद शफीक साहब फरमाते हैं कि या तो बाबर आजम या सऊद शकील, सिचुएशन के हिसाब से इनमें से कोई ओपन कर लेगा। बाबर, रिजवान तक समझ में आता है, तो ये सऊद शकील कब से ओपनर हो गया? अब सऊद शकील को ओपनर बना के आप एक तो ओपनिंग स्पॉट भी जाया करेंगे और उस प्लेयर को भी जाया करेंगे। मतलब पूरी सिचुएशन, पूरा गेम हिला दो अपना। एन आईसीसी इवेंट पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, और एक्सपेरिमेंट्स करके टीम को तले लगा दें। यही काम पीसीबी ने 2015 में किया था। 15 का वर्ल्ड कप जो था उसमें यूनुस खान ओपन कर रहे थे। अब आप सऊद शकील के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। मतलब बाबर, रिजवान तक समझ में आता है, और पीसीबी ने फुल टाइम ओपनर नहीं रखा, ये लॉजिक अभी तक समझ से बाहर है। मतलब उस्मान खान की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, कोई प्रॉपर ओपनर होना चाहिए था। और अगर नहीं भी रखा तो सऊद शकील को वेस्ट करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इस पूरी स्क्वाड के अंदर जो बेटर ऑप्शन है वो रिजवान है, कि नंबर 4 पे रिजवान इतना रिलायबल नहीं है। रिजवान अगर ओपन करने ज़्यादा बेटर है तो फ़खर और रिजवान ओपन करें। बाबर नंबर 3 पे ही रहने चाहिए। बाबर को छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो जो भी हो, जैसा भी हो, आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है टीम के अंदर, वो नंबर 3 पे ही कैरी कर सकता है। बाबर को अगर छेड़ते हैं और ओपन कराते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना पूरा मिडिल ऑर्डर हिला रहे हैं। कामरान गुलाम, सऊद शकील, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। बेटर है कि रिजवान ओपन करें, नंबर 3 पे बाबर हो, नंबर 4 पे कामरान हो, नंबर 5 पे सऊद हो। ये आपका मिडिल ऑर्डर होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन बाबर को ओपन कराना या सऊद शकील को ओपन कराना आई थिंक स्टूपिड डिसीजन होगा, जो आपको बहुत बुरे तरीके से बैकफायर करेगा गेम के अंदर, मैच के अंदर। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, सब कॉन्टिनेंट में हम खेल रहे हैं, अपने घर पे खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, और एक फुल टाइम स्पिनर है टीम के अंदर, अबरार। कोई दूसरा स्पिनर नहीं है। मैं खुशदिल की बात नहीं कर रहा, मैं आगा की बात नहीं कर रहा, मैं एक फुल टाइम जेन्युइन स्पिनर की बात कर रहा हूँ, लाइक सुफियान मुकीम, फैसल अकरम। ये दोनों आपके ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में थे, सॉरी जिम्बाब्वे की सीरीज में भी थे। फैसल ने जिम्बाब्वे में परफॉर्म किया, सुफियान ने ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में परफॉर्म किया।
पर दोनों गायब, कोई प्लान्स का हिस्सा ही नहीं है। पता नहीं क्यों सेलेक्ट करते हैं फिर। उनको लेके गए थे, अच्छा चलो परफॉर्म ना किया समझ में आता है, दोनों ने परफॉर्म किया था और आपको ज़रूरत है अपनी सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में। अच्छा कई लोग कह रहे हैं कि जी फ्लैट पिचेस बनाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं बनाएगा पिचेस, आईसीसी बनाएगा। आईसीसी के इख्तियार में है ये पिचेस बनाना। तो अगर ज़रा भी स्पिन फ्रेंडली होगी, आपके पास दूसरा कोई स्पिनर मौजूद नहीं है। दुबई में इंडिया के साथ मैच खेलना, इंडिया के पास 2-3 स्पिनर्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर मौजूद है, वो भी अबरार है। तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर रहेगा। तो पाकिस्तान के पास ओवरऑल अगर देखें तो पहला प्रॉब्लम है ओपनर का, कोई जेन्युइन ओपनर नहीं है। दूसरा है कोई आपके पास दूसरा स्पिनर मौजूद नहीं है, एक ही स्पिनर है अबरार। पार्ट टाइमर्स अलग चीज़ होती है, बट एक फुल टाइम स्पिनर की बात अलग होती है अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। तो हम सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं एक स्पिनर के साथ। तीसरा फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ अगेन भाई पता नहीं कौन सी पर्ची दिखाकर आए या कौन से फ़ोन आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि भाई इस बंदे को ज़रूर सेलेक्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा फ़हीम अशरफ को ना करें या बिल्कुल ये बुरा प्लेयर है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई प्लान तो बनाए ना कि भाई एक आधी सीरीज आप देंगे फ़हीम अशरफ को और उसके बाद फिर उसका कमबैक को समझ में आता है। मतलब 1.5 साल से एक बंदे ने खेला नहीं, आप उसको सीधा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट करके आ गए। तब सारी मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं, दिखा दिया है खोल कर इन्होंने कि कोई मेरिट की रिस्पेक्ट नहीं है, कोई डोमेस्टिक परफॉर्मर की रिस्पेक्ट नहीं है। हम पूरे साल एक प्लेयर को खिलाते रहेंगे, सेलेक्ट करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, लेकिन जब एक बड़ा इवेंट आएगा तब हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तब हम मिडिल ऑर्डर बंदे को ओपन करा देंगे, हम वहाँ पे एक जिस प्लेयर को पूरे साल लेकर गए उसको ड्रॉप कर देंगे और फिर सडनली हम एक ऐसे प्लेयर को लेकर आ देंगे तो 1.5-2 साल से खेल नहीं रहा है। अगर ये इस स्क्वाड के साथ फ़हीम अशरफ अगर 11 में आते हैं और एक स्पिनर के साथ हम अगर सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर गए तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा। आई होप कि गलत साबित हो जाऊँ, चैंपियंस ट्रॉफी जीते पाकिस्तान, लेकिन ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ये वो टीम नहीं है। बहुत वीक टीम है हमारी, ओपनिंग वीक है, स्पिन वीक है, बॉलिंग हमारी ऐसी नहीं है। अगर कोई मान भी रहा है ना कि फ्लैट पिचेस बन जाएंगी, तो हमने देखा है कि फ्लैट पिचेस पे नसीम शाहीन और रऊफ किस लेवल की बॉलिंग करते हैं। ये हमने माशाल्लाह पिछले 4 सालों में बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब रऊफ, शाहीन और नसीम होते हैं तो कितने रन पड़ते हैं। और अगर फ्लैट पिचेस हुई और हमने पहली बॉलिंग की 300 रन बन गए, तो 300 रन चेस करने वाले माशाल्लाह जो पहले 10 ओवर में बैटिंग करने वाले बैट्समैन होंगे वो या तो फ़खर के साथ सऊद होंगे या बाबर होंगे। तो अंदाज़ा लगा लें कि 10 ओवर में हमारे कितने रन बनेंगे। और 300 रन चेस कौन करेगा, फिनिशर कौन होगा, फ़हीम अशरफ वाइल चेजिंग 300। पाकिस्तान की ये जो ओवरऑल स्क्वाड सेलेक्ट हुई है ना, इसने एक चीज़ और साबित कर दी है कि आकिब भाई भी बाकियों की तरह सिमिलर ही हैं। कई लोग उनको हाईली रेट कर रहे थे, लेकिन मैंने अपनी पिछली हर वीडियोस में यही बात की है कि आकिब भाई बाकियों की तरह ही स्टेटस को के आदमी हैं। घूम फिर के वापस वो स्टेटस को के बंदे ही टीम में लेकर आएंगे। कुछ पॉपुलर डिसीजन उन्होंने आकर ले लिए, उसके बाद वो पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए, सारा कंट्रोल अथॉरिटी अपने पास लिया और घूम फिर के आपकी टीम में सारे वही प्लेयर्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो इसी ग्रुप का, इन्हीं लोगों का हिस्सा हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं। ये वीक टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी की बनी है ना, ये जीता जागता सबूत है इस बात का कि आकिब भाई और बाकियों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ऐसी टीम उन्होंने सेलेक्ट किया कि पूरे पाकिस्तान परेशान हो गया कि फ़हीम अशरफ कहाँ से 1.5 साल के बाद टीम में आ गया अचानक से। तो बहुत बड़ा मिरेकल होगा कि अगर पाकिस्तान सेकंड राउंड में पहुंच गया इस स्क्वाड के साथ।